सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काज़मी जी, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे हरी मोहन जी, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और आईएएस के बच्चों को बहुत ही बेहतरीन कोचिंग भी देते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा, जिसमें ये दोनों बात करेंगे भारत के 2 प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ है जी हरी मोहन जी। बहुत शुक्रिया हरी मोहन जी कि आप आए। थैंक यू सो मच। आपका वैसे बहुत बिजी रहते हैं, आपके चैनल्स हैं इतने, और जाहिर है पूरा दिन उसके ऊपर आप पढ़ाई भी करवाते हैं बच्चों को और बहुत कुछ, तो एक बिजी शेड्यूल है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आरजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बुलाया। थैंक यू। और आज हम सबसे पहले तो 2 चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। वो आपकी मर्जी कि आप कौन सी बात पहले करना चाहें, लेकिन ये कि एक तो मोदी जी G20 में शिरकत के लिए गए, उस पर बात करेंगे कि वो G20 अटेंड करेंगे, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और G20 को। दूसरा, एक न्यूज आपके यहाँ से चली थी राजीव गांधी जी को लेकर, और कबीर बेदी, एक फिल्म एक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने उनको एक आध मूवी में देखा है, खून भरी मांग, वो बस मूवी मैंने उनकी देखी है तो उसकी वजह से मैं उनको पहचानती हूँ। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि राजीव गांधी जो थे वो एज अ प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा खुश नहीं थे अपनी पोस्ट से, और उनका कहना था मैं कहाँ फंस गया हूँ। वैसे तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते होंगे, कहाँ फंस गया हूँ, क्योंकि जो हाल हमारे यहाँ होता है। लेकिन इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि आप क्या समझते हैं कि वाकई में उन्होंने ये बात कही होगी, और अगर कही थी तो क्यों। आरजू जी, शुरुआत जो है वो कबीर बेदी के इस स्टेटमेंट से करते हैं। मैंने उसमें वीडियो शेयर किया है, आप एक बार चला के देखिए इसको। प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक्त इत्तेफाक से मैं अमेरिका से वापस आया था और मैं उनको प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में मिलने गया और वहाँ गया। वहाँ वेटिंग रूम था, वहाँ बैठा था, वहाँ अरुण नेहरू और सब बड़े बड़े मिनिस्टर्स बैठे हुए थे। राजीव ने झांक कर देखा, कबीर आ जाओ आ जाओ। मैं कमरे के अंदर आया, बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, कमाल का इम्प्रेसिव ऑफिस, और चुप से दरवाजा बंद किया और कहा, कहाँ फंस गया हूँ यार तो क्या राजीव, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, सीरियस हो जाओ। तुम मुझे मत कहो सीरियस हो जाओ, दिन भर ये लोग मुझे कहते रहते हैं सीरियस हो जाओ। तुम मेरे दोस्त हो, तुम सीरियस की बात मत करो, पुरानी बातें करें, अच्छी बातें करें, मजे की बातें करें। जी, आप खुद सोचकर देखिए, ये बंदा राजीव गांधी के बारे में मतलब एक कैजुअल मैनर में बता रहा है। बोथ वर फ्रेंड्स, दोनों के दोनों दोस्त थे, और जिस तरीके से ये बता रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है, एक तरफ भारत के अंदर राजीव गांधी का नाम, राजीव गांधी का रुतबा इस तरीके का था, बना दिया गया, और खासकर 2004 से 2014 के बीच में जो कांग्रेस रूल था, उसमें राजीव गांधी का रुतबा इतना जबरदस्त बना दिया कि ऐसे लगने लगा कि राजीव गांधी के अलावा इस इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ ही नहीं है। लेकिन बातों से क्या लग रहा है? बातों से सीधे तौर पर सिर्फ इतना लग रहा है कि भाई वो बंदा जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। वो ऐसा लग रहा है जैसे उसने पॉलिटिक्स में आने की कभी सोची ही नहीं थी। वो बंदा पायलट था तो प्लेन उड़ा रहा है, अब प्लेन उड़ा रहा है, उस लाइफ को एंजॉय कर रहा है प्लेन उड़ाकर। उसके बाद पूरी दुनिया के टूर पर हैं, अलग अलग प्लेन उड़ा लिया। उसके बाद पार्टीज में जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लाइट टू वो ट्रैवल टाइमिंग्स होते नहीं थे, एक बार ले गए, एक बार वापस ले आए। उसके बाद अगर वापस आ गया तो ठीक है, तो अगले दिन आएगा। जो भी इनके शेड्यूल्स होते हैं, इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं, और पेमेंट्स या सैलरीज इतनी हाई होती थी इनकी मंथली कि आज जो एक आम आदमी आईएएस ऑफिसर भी पॉसिबली या बड़ा ऑफिसर भी उतनी सैलरी नहीं ले पाता, उतनी सैलरी उनकी मंथली उस टाइम पर होती थी। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए क्या सैलरी होती थी। उसके बाद क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बेटे थे तो वैसे पैसे की कोई कमी नहीं है। अब एक बंदा है, कभी इस देश में जा रहा है, कभी उस देश में जा रहा है, महंगे से महंगे होटल में रुक रहा है, महंगी से महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर रहा है। उसके बाद शादी भी हुई है, जिस तरीके से वो
इटालियन लेडी से हुई है। अब उसके अंदर वो क्या है मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन भाई सीधी सी बात है, शादी हो गई है भाई, एंजॉय एक आदमी कर रहा है, उसके बाद उसका भाई मर जाता है। भाई मरने के बाद संजय गांधी इनके बड़े भाई थे, वो एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर होने के बाद भाई इमोशनल इनको ब्लैकमेल किया, इमोशनली कहा जाता है कि जी अब आपकी मदर अकेली हो गई है, राजनीति के अंदर आपको आना पड़ेगा। अब सोचिए, पायलट की जॉब छोड़कर ये ग्राउंड के ऊपर काम करने के लिए उतरते हैं, और ग्राउंड पे तो खैर क्या काम करना था, पार्टी एंजॉय ही करना था। उसके बाद आप ये देखिए, इसके बाद बंदा कहाँ जा रहा है। उसके बाद एकदम से इंदिरा गांधी जब एक्सपायर होती है तो इनको स्पेसिफिकली ये किसी टूर पर थे इंडिया में ही, वहां से बुलाया जाता है और रातों रात इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। देखिए, पॉलिटिक्स एक फुल टाइम जॉब है। ये चीज राहुल गांधी के ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है और आपके पॉलिटिशियंस के ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है। पॉलिटिक्स इज अ फुल टाइम जॉब। आपके यहाँ वाले पॉलिटिशियंस इस तरीके से पार्ट टाइम जॉब करते हैं कि जी पता लगा जब मंत्री है तो मंत्री है, वरना झाड़ फूक कर लिया और 10-10 रुपए ले लिए। वो पीर फकीर वाला आपका एक है, तो मेरे ख्याल से कोई इसी तरीके से कोई बिजनेस कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। पॉलिटिक्स ये है ही नहीं, ये फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब का मतलब, और आपको हर टाइम कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ये बातें चल रही होती। अब इंडिया का सबसे ज्यादा बैड लक देखिए कि इंदिरा गांधी एक्सपायर होती हैं, राजीव गांधी को एकदम से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, जबकि एक बहस तो उस टाइम पर जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह, क्या नाम है, उस टाइम के जो लीडर्स थे, ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह की ये चल रही थी, और जो कांग्रेस के उस टाइम पर प्राइम लीडर थे, उनकी ये बहस चल रही थी कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारे उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट होते थे उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह, सिख थे। राजीव गांधी की ज्ञानी जैल सिंह से बनती नहीं थी, तो इनका प्लान ये था कि कहीं ज्ञानी जैल सिंह आकर राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने में किसी तरीके का रोड़ा ना अटकाएं, इसलिए उनके आने से पहले वाइस प्रेसिडेंट से ही राजीव गांधी को ओथ दिलवा दी जाए और प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसके अप्रोक्सीमेट 1 महीने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी आकर बैठती है। वर्किंग कमेटी आकर बैठने के बाद डिसाइड करती है और एग्री करती है कि हाँ, राजीव गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे। सोचिए हमारे कंट्री इंडिया के अंदर कितनी बुरी फैमिली पॉलिटिक्स चल रही थी कि एक बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है और 1 महीने के बाद उसकी पार्टी उसे अपॉइंट करती है कि ठीक है, हम तुम्हें अप्रूव करते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये इंडिया के फ्यूचर की बता रहा हूं, इंडिया की उस टाइम पर कितने बुरे हालात चल रहे होंगे, आप अंदाजा लगा कर देखिए। खैर चलो जी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्रॉब्लम हमारे को उसके बाद क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक इनकम्पिटेंट बंदा जो बनना ही नहीं चाहता और उसे ट्रेनिंग दी जा रही है, उसे समझा के बुझा के कहलवा कह के कि भाई तुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना, और वो बंदा एक नौसिखिए की तरह, नए नए सीखने वाले की तरह हाफ हार्टेडली एफर्ट कर रहा है, और उसके बाद उसको एक बचपन का दोस्त या जवानी का दोस्त मिल जाता है। बचपन और जवानी एक ही चीज के, वो दोस्त मिल जाता है, उसको भाग के कहता है आ यार बचपन की बातें करते हैं, इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो सोचिए इंडिया कैसे हाथों में था। अब उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है कि राजीव गांधी जो है ये टेलीकॉम रेवोल्यूशन लेके आया और उसके बाद ये लेके आया, वो लेके आया। अरे भाई सीधी सी बात है, अभी एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, अब तक के उसमें रजीम में महाराष्ट्र का सबसे बढ़िया सीएम कौन सा हुआ है? आंसर मिलेगा उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे क्यों मिला है? उद्धव ठाकरे इसलिए मिला है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के बाद अपने जितने भी उस बॉलीवुडिया नाचने गाने वाले थे, इन सारे नचनियाओं को, नाचने गाने वालों को अपने फेवर में किया। उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे इन सब से दोस्ती रखता है। नतीजा उसका ये हुआ, सब ने कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके उद्धव ठाकरे के फेवर में ट्वीट्स करने शुरू कर दिए कि ये बेस्ट सीएम है, ये बेस्ट सीएम है, ये बेस्ट सीएम है, ये बेस्ट सीएम। अब सबने ट्वीट करने शुरू कर दिए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एक बड़े ट्विटर हैंडल से अगर कोई ट्वीट जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो दूर दूर तक प्रेजेंट होता है, और जैसे ही दूर दूर तक वो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल वो इम्पैक्ट क्या क्रिएट, मतलब वो क्या माहौल क्रिएट करता है। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि माहौल बना दिया गया तो उद्धव ठाकरे बेस्ट सीएम हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह, तो उससे बेकार सीएम आज तक महाराष्ट्र के अंदर कोई नहीं हुआ। अब एक बात, अब इसका दूसरा पॉइंट कहाँ है?
राजीव गांधी के साथ भी यही हुआ। राजीव गांधी जब पीएम बनते हैं तो उनका एक दोस्त अमिताभ बच्चन, अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, एक दोस्त जो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और रेखा, ये तीनों के तीनों उस टाइम पर स्टारडम के मामले में टॉप पे हैं, पीक पे हैं, और वो तीनों के तीनों कह रहे हैं कि राजीव गांधी से अच्छा कोई बंदा नहीं। राजेश खन्ना को अपनी टीम में लेके आने का मतलब राजेश खन्ना से अच्छा कोई बंदा नहीं। उस टाइम पर सुनील दत्त को टिकट देके चुनाव लड़वाने का मतलब सुनील दत्त से अच्छा कोई बंदा नहीं, उनको मिनिस्टर बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हीरो थे जो पब्लिक लाइफ के अंदर लार्जर देन लाइफ दिखाई देते थे और पब्लिक उनको फॉलो करती थी, और वो लोग राजीव गांधी के साथ फोटो खींच के राजीव गांधी के फेवर में बड़े बड़े इंटरव्यूज दे रहे होते और कहते हैं कि भाई राजीव गांधी से अच्छा कोई सीएम और पीएम आज तक हो ही नहीं सकता, और उनकी जरा सी कोई बात ये कर देते तो उनके लिए बड़े बड़े इंटरव्यूज छापे जाते हैं। मार्केटिंग ऐसी कर दी, और उस मार्केटिंग में एक तरीके से हीरोज को ब्रांड एम्बेसडर इस तरीके का बना दिया गया कि अब कोई भी पीछे मुड़ के राजीव गांधी का एनालिसिस करने की कोशिश करे तो उस टाइम पर यह दिखाई देगा कि राजीव गांधी की कोई बुराई नजर ही नहीं आ रही थी, हर चीज तो परफेक्ट कर रहा था वो। लेकिन आज अगर हम यहां बैठ के देखते हैं तो पता लगा हमारी कंट्री का बेड़ा गर्क करने वाला तो वही इंसान था, हाफ हार्टेड एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अब सोचकर देखिए ना, आज हिंदू मुसलमान का जो मुकदमा है, मुद्दा है, वो सारे का सारा राजीव गांधी का दिया हुआ है। शाहबानो केस के अंदर एक मुस्लिम लेडी शाहबानो अपने हस्बैंड से 180 रुपए महीने का खर्चा मांग रही थी। हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है इस लेडी को खर्चा दे देना चाहिए। पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट, मतलब पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम रोकते हैं। उस शाहबानो का हस्बैंड 1 रुपया भी देने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि तलाक के बाद जो तलाक है, जो भी आपका अमाउंट होता है एल्यूमिनी वगैरह, वो एक बार हक में हक की फॉर्म में दे दिया गया, और मेरे ख्याल से 300 रुपए दिए गए। 85 ईयर्स की लेडी बीमार है, सब चीजें हैं, वो अपने हस्बैंड से वो मांग रही है, मतलब कुछ कंपनसेशन या किसी भी फॉर्म में एक सपोर्ट, लाइवलीहुड का सपोर्ट मांग रही है, नहीं दिया। सारे मौलाना राजीव गांधी पे चढ़ दौड़े। अब राजीव गांधी ने स्पेशली, आप सोचिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया और मुस्लिम कोड बिल बनाकर ये कहा कि मुस्लिम्स के इश्यूज में गवर्नमेंट कोई भी इंटरफियर नहीं करेगी, उनके अपने लॉज चलेंगे। अब हिंदूज ने गुस्सा दिलाया तो अच्छा एक बात बताऊं आपको, इंडिया में वो जो बाबरी का वो जो स्ट्रक्चर था, उस बाबरी के स्ट्रक्चर के ताले किसने खुलवाए थे? वो मामला बंद था। फैजाबाद कोर्ट के अंदर जज ने, मान लिया जज का कल, मतलब आज जज ने को एक फैसला सुनाना है। जैसे ही शाहबानो केस में मामला बिगड़ने लगा, जज को ये कहा, जज ने फैसला सुनाया कि फैजाबाद को जो वो मंदिर है, जो बाबरी का डिस्प्यूटेड लैंड है, उसके ताले खोल दिए जाए। अब आप सोचिए, उसके ताले खोल दिए गए और उसमें पूजा अर्चना कर दी जाए। ये बीजेपी के राज में नहीं हुआ, ये कांग्रेस के राज में राजीव गांधी ने करवाया। और जिस दिन उस जज ने फैसला करवाया, सुनाया, अगले दिन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ, उस जज को प्रमोशन कर दे के हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। सेशंस कोर्ट को हाई कोर्ट का जज बना दिया गया, शाबाश, एज अ रिवॉर्ड। अब आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, और जो वो ताले खुले हमारा, वो मतलब बाबरी जो बाबरी स्ट्रक्चर था, उसके जब ताले खुले तो उस ताले को टीवी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट करवाया और ये कहा गया कि देखो राजीव गांधी ने कितना बढ़िया काम किया, कितना बड़ा काम किया है, और जितने हिंदू मुस्लिम इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करने के लिए हिंदुओं के फेवर में फैसला, शाहबानों के फेवर में और हिंदुओं को। अब प्रॉब्लम ये था, फिर मुसलमान भड़क जाते तो उनके लिए और बेनिफिट्स दे दिए, फिर हिंदू भड़क जाते हैं तो हिंदुओं को सेटिस्फाई करने के लिए अपना 1989 के इलेक्शन का जो कैंपेन है वो अयोध्या से शुरू कर देते हैं। अब एक बात बताइए, इनकम्पिटेंट बंदा था जिसे पता ही नहीं है क्या करना है, वो तो जैसी जैसी सिचुएशंस चलती जा रही हैं वैसी वैसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बहता जा रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। बताओ क्या किया जाए? आप खुद सोचो ना क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में। वो बंदा, इसकी एक लाइन, ये जो कबीर बेदी कह रहा है, इस कबीर बेदी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, उसकी हरकतों से पता लग रहा है। हो सकता है कि पिछले 5-7 साल, मतलब 1984 से लेकर या 1982-83 से लेकर
89 तक या 91 तक ये पॉलिटिक्स सीख गया था। पिछले 8-9 साल के अंदर वो बंदा कुछ काम कर गया था, या यूं कहें वो हैबिचुअल हो चुका था इन पॉलिटिकल मामलों के। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके बाद एक्सपायर हो गया, यानी उसके रियल पोटेंशियल तो हम देख ही नहीं पाए ना। उसके बाद उसको लार्जर देन लाइफ और हीरो और पता नहीं मार्टर और पता नहीं सब चीजें डिक्लेयर कर दी। अब मार्टर और सब चीजें डिक्लेयर कर दी, लेकिन आपको पता है सोनिया गांधी राजीव गांधी के केस के मामले में एक बार भी उस मामले को सुनने के लिए प्रेजेंट नहीं थी कोर्ट रूम में। ना राहुल गांधी प्रेजेंट था कि मर गया क्या करे। ये तो इनके हाल है। तो हम इस फैमिली को कैसे मतलब एक्सेप्ट करें, या हमारी कंट्री के अंदर जो नेपोटिज्म को बढ़ाने वाली बात थी वो इन लोगों ने शुरू करी। भाई राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, कुछ भी नहीं है, और उससे पहले कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और वो बंदा सीधे प्राइम मिनिस्टर बनता है। उसके बाद राहुल गांधी को लोग क्या समझाते हैं कि इस फैमिली के जो बच्चे हैं वो सीधे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बेवकूफ है। राजीव गांधी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था। उसके बाद राहुल गांधी जो उसको सपने दिखा दिए। इंदिरा गांधी पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ करती थी और कई साल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रही है, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो शॉर्ट में कहने का मतलब है कि जो हमारी कंट्री को बर्बाद कर रहे थे, आज ये जो सच आया इसके ऊपर डिस्कशन इसी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और हरिमोहन जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।